आज शुरू करते हैं हम लोग। आज चूंकि बात होनी है पॉलिटी के ऊपर, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो है आपकी एनसीईआरटी पॉलिटी के ऊपर, और ये 6 to 12th क्लास। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आईएएस प्री में जो इस बार क्वेश्चन आए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आए हैं आपके पॉलिटी से। ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसी वजह से इस सेगमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है। तो जो अभी प्री में आए हैं, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन निकाल दिए हैं। आपको लगेगा शेफ रोहित, वेलकम इन क्लास। अभी जो बातें हो रही हैं वो कुछ ऐसे हो रही हैं, इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो कुछ ऐसे हैं। पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आए हैं, फिर उसके बाद से लगभग इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आए हैं वो भी 21 के करीब करीब आए हैं। फिर इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आए हैं लगभग 18 क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आए हैं लगभग 14 आए हैं। हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं वह 12 आए हैं, और साइंस टेक्स्ट से 10, और करंट अफेयर से लगभग 5। ये क्वेश्चन का रेशियो रहा है। ठीक है जी। सोहेल जी, गुंजा जी, शिवम जी, दीप्ति जी, रीना जी, सब लोगों का स्वागत है आपकी क्लास में। तो इस बार के जो पॉलिटी का क्वेश्चन रहा है वो तो 20 रहा है इस बार के आईएएस में, और इसमें से सबसे बड़ी बात जो रखी गई है वो है 60% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ये रही है, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो आपके ज्योग्राफी का हो या फिर हिस्ट्री का हो। 60% जो रोल रहा है वो रहा है एनसीईआरटी का। ध्यान रखिएगा, ये प्री में है, मेंस का अभी बचा हुआ है। मेंस में भी मैंने आपको कहा था 60 to 70% रेशियो रहता है मेंस का। आज हम इसी की बात करेंगे। ये पूरा का पूरा जो पॉलिटी का क्वेश्चन टॉपिक है 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक, इसमें कितने चैप्टर हैं, सारे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है, पूरे ऑन द होल सिलेबस को आज डिस्कस करने जा रहे हैं सारी चीजें। कोई अन्य और आप लोगों का क्वेश्चन हो तो जरूर पूछा करिए। सर जो आप क्वेश्चन देते हैं उनको आंसर कैसे भेजें? आशीष जी रुक जाइए, सबका समाधान निकलने वाला है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये समझ में आ गया रेशियो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा लगभग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। हालांकि क्लास 6 में भी हम लोग, जो लोग नए हैं उनका भी रिपीट हो जाएगा। सोशल एंड
पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक व राजनैतिक जीवन। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है डाइवर्सिटी का, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं तो आप ऐप पे जाके आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकार। तीसरा है लोकल गवर्नमेंट का या स्थानीय सरकार का। और चौथा है लाइवलीहुड या आजीविका का। इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है, कैसे है, किस तरह है डाइवर्सिटी वगैरह वगैरह। अभी हम 7वीं क्लास की किताब पर हैं, ऐप पे ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो क्लास 6 का इतना ही टॉपिक है, पीटी के जो भी सवाल बनेंगे वो इसमें शामिल है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ओके करिए, ओके करते करते रहिए। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्लास 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसके बारे में हमें जानना है। तो पहला चैप्टर है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता का मुद्दा। जो दूसरा चैप्टर है वो है स्टेट गवर्नमेंट, बोले तो राज्य सरकार। तीसरा है जेंडर आइडेंटिफिकेशन, लिंग बोध। चौथा है कम्युनिकेशन या संचार। और पांचवा चैप्टर है मार्केट या बाजार। हम यहां तक आ चुके हैं, ये पढ़ाएंगे हम। यहां तक अब तक आपका हो चुका है। यहां से ये चैप्टर कहने का मतलब है कि हम अभी इस वाले बुक पर हैं, और इस वाले बुक में हम लोग कम्युनिकेशन से शुरू करेंगे। इतने 7th क्लास के 3rd लेसन तक चैप्टर हो चुके हैं, आप ऐप में देख सकते हैं। यहां पर हम कम्युनिकेशन शुरू करेंगे और इसके बाद मार्केट शुरू करेंगे। तो कम्युनिकेशन में मतलब संचार में टीवी से लेकर के दूरदर्शन से लेकर के वो सारी चीजें इसमें आएंगी। और फिर मार्केट में आएंगी। मार्केट का मतलब यहां पर बाजार, और बाजार में क्या, कैसे, किस तरह क्या करना है, वो भी चीजें आएंगी। तो ये आपको जानना है। ये है क्लास 7th के बारे में। अब 7th के बाद क्लास 8 पे आ जाइए। 8 में क्या क्या है? क्लास 8 ये है, और 8 में
सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड। ये आपको 5 चैप्टर जानने हैं इसमें। पहला जानना है भारतीय संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस बार जो आईएएस का पीटी का क्वेश्चन पहला पॉलिटी का आया था वो इसी से है। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका पार्लियामेंट, संसद। तीसरा जो चैप्टर है वो है जुडिशरी, न्यायपालिका। एक चौथा चैप्टर भी है जिसको मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं कौन सा चैप्टर है, मैं बुक ही उठा के देख लेता हूं कि कौन सा चैप्टर है। ऐसे तो सब याद रहता है लेकिन मैं कभी कभी भूल जाता हूं। हाँ, स्पेशल क्लासेस, विशेष वर्ग। और पांचवा है पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक का लोक और सुविधाएं। अब इसमें से जानना है संविधान, जो बेसिक चीजें, संविधान कब बना, कैसे बना, किस तरह बना, संविधान की फिलॉसफी क्या आता है, कैसा है हमारा संसद, संसद क्या काम करता है, कैसे काम करता है, संसद के कौन कौन से अंग होते हैं, संसद के प्रमुख कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार संसद काम करता है, जुडिशरी किस तरह की न्यायपालिका है हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, क्या काम करती है न्यायपालिका, लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करती है, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कैसे करती है। फिर है आपका विशेष क्लास, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इस तरह के जो स्पेशल क्लासेस हैं ये कौन है, ये कैसे हैं, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किया गया है, और भी कई तरह की बातें। और पब्लिक फैसिलिटी का मतलब लोक सुविधाएं, भारत के लोगों के लिए किस प्रकार की, किस तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट ने बना रखी हैं या बनाती हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। इतनी सारी चीजें आपको पढ़ना है क्लास 8 के एनसीईआरटी के इस वाले किताब में, जिसको बोलते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड यूनिट। क्लियर? ओके करिए सारे लोग, तो मैं आगे बढ़ूं। ये सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है। क्लियर करिए। यस सर, क्लास कंटिन्यू होती, विनीता जी बिल्कुल होगी। ओके, क्लास 8 हो गया, अब आते हैं क्लास 9 पे। क्लास 9th, अब जो इसमें जानना है वो यही जानना है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, बोले तो लोकतांत्रिक राजनीति। अब इसमें क्या जानना है, इसमें जानना है पहला जो चैप्टर है, कैसी है डेमोक्रेसी की संरचना विश्व में, अर्थात विश्व में लोकतंत्र को लेकर के किस प्रकार की संरचना है। दूसरे चैप्टर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संवैधानिक संरचना, हमारे देश में किस प्रकार की संवैधानिक संरचना है या किस प्रकार की क्या है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति, मतलब हमारे देश में चुनावी राजनीति का क्या प्रभाव है,
वर्किंग इंस्टीट्यूशन, इनको बोलते हैं कार्यकारी संस्थाएं। मतलब हमारे देश में क्या, कैसे, किस तरह क्या है, अभी हम चर्चा करते हैं। और फिर है डेमोक्रेटिक राइट। लोकतांत्रिक अधिकार। 9th क्लास के चैप्टर में ये 9th क्लास की पॉलिटी की किताब में ये है डेमोक्रेटिक राइट्स में। ये कुल 5 चैप्टर हैं जिनको जानना है। क्या जानना है इसके बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहला चैप्टर है विश्व में लोकतंत्र। जब बात आती है विश्व में लोकतंत्र की, तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र किस प्रकार काम कर रहा है। पूरी दुनिया का मतलब बात करें तो भारत में, एशिया में, अफ्रीका में, ठीक है, यूरोप में किस प्रकार की संरचनाएं काम कर रही हैं, कौन सा सिस्टम लागू है, पूरे दुनिया में कितने तरह की सरकारें यहां काम करती हैं। जैसे इंग्लैंड में कौन सी शासन व्यवस्था है, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमने फ्रांस से ये लिया, अमेरिका से ये लिया, जर्मनी से ये लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब ये चैप्टर आप पढ़ते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम यूरोप के, एशिया के या यूरोप के बाहर, यूरोप ही मेन है, उनसे कैसे अलग है, किस तरह हम उनसे सिमिलर हैं और किस तरह उनसे अलग हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पहला चैप्टर क्लियर करता है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर या डिजाइन, जो भी आप कह लें, मतलब हमारे संविधान की संरचना किस तरह की है, इसके बारे में बात होती है। क्या है, कैसे है, किस तरह। व्यवहारिक चीजें हैं राजनीति। राजनीति में पैसा भी चलता है, राजनीति में जाति भी चलती है, धनबल भी चलता है, बाहुबल भी चलता है, राजनेताओं का व्यक्तित्व भी होता है, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, धार्मिक मुद्दे भी होते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे देश के चुनावी राजनीतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं या इफेक्टेड करते हैं। हमें बस इतना ही जानना है कि हमारे देश की चुनावी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है और हमारा चुनावी राजनीतिक परिदृश्य किन किन कारणों से प्रभावित होता है। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी को इतनी सीटें मिली या कांग्रेस को इतनी मिली, इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं। क्या व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका है, क्या धन बल की कोई भूमिका है, और भी कई तरह के फैक्टर्स। कहने का मतलब है कि हमारे देश की चुनावी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार प्रभावित होती है, इन्हीं के बारे में बातचीत करती है या करते। वर्किंग इंस्टीट्यूशन, हमारे देश में किस प्रकार की संस्थाएं हैं जो काम करती हैं लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की फैसिलिटी के लिए, और भी कई तरह की चीजें। डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब होता है लोकतांत्रिक अधिकार। मतलब आपके कौन कौन से लोकतंत्र के अधिकार हैं। एक होता है जैसे मूल अधिकार होते हैं, ठीक है, और भी कई तरह की चीजें हैं जो इसमें पढ़नी है। तो कुल मिलाकर के जो 5 चैप्टर हैं वो इसी में पढ़ने हैं। सर मैं इंग्लिश मीडियम हूं, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में भी बताएं। ओके गुंजा कुमारी जी, आई एम ऑल्सो राइटिंग इन इंग्लिश। ओके आई विल नोट्स कब मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। शिवाजी, पंकज जी, डेमोक्रेटिक स्लाइस लास्ट चैप्टर है, यस। Okay, Miss Gunja Kumari, I am also explaining these 5 chapters mentioned in 9th class NCERT. First is democracy involved in this chapter. We are comparing the situation of democratic structure in India in the whole world. Constitutional design, it means इस चैप्टर में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जानते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का में वो सारे फैक्टर्स, वो सारे कीज जो इलेक्शन में मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या मेजर रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कास्ट भी है, इसमें फेस भी है, इसमें इश्यूज भी है, इसमें रिलीजन भी है, एरिया भी है, और भी कई तरह की चीजें। वर्किंग
इंस्टीट्यूशन मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो नेशन के बिल्डिंग का काम करते हैं, पब्लिक के वेलफेयर का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, मतलब व्यक्तियों की सुरक्षा, व्यक्तियों के कल्याण से जुड़े हुए हर वो काम वो इनके दायरे में आते हैं। और डेमोक्रेटिक राइट मतलब लोकतांत्रिक अधिकार, इसमें जो हमको जानना होता है वो रहता है कि डेमोक्रेटिक राइट्स में वो सारी चीजें आती हैं जो किसी व्यक्ति, जो किसी पर्सन के राइट्स में रहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जो आपको जानने हैं, जो आपको समझने हैं। तो अब बात करते हैं इसके बाद क्लास 10th। यहां भी किताब का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। लोकतांत्रिक राजनीति। पहला है पावर शेयरिंग, शक्ति संरचना या जो भी आप कह लें। दूसरा है फेडरलिज्म, संघवाद। तीसरा है जेंडर, रिलीजन, एंड कास्ट। पॉलिटिकल पार्टीज, राजनैतिक दल। और पांचवा चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अब आउटकम की हिंदी क्या होती है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, देख लो। आउटकम लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम या उत्पाद। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है जानना कि सत्ता की साझेदारी या शक्ति संरचना या एक तरीके से सत्ता की संरचना। ध्यान से देखिए, ये क्लास 10th की बुक है और 10th की बुक में यही 5 चैप्टर है। फर्स्ट जिस चैप्टर की बात आती है वो है सत्ता की संरचना। आपके देश में सत्ता कैसी है? अगर आप हायरार्की में बात करें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। उसी तरह ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक पावर बटा रहता है। तो आपको जानना है आपके देश में पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर क्या है। पहला चैप्टर यही है। इट मींस जो पावर है वो ऊपर से नीचे तक कैसे जाती है, नीचे से ऊपर तक कैसे जाते हैं, दोनों में कोरिलेशन कैसा है, और भी कई तरह की बातें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कि जानना है। दूसरा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। ये देखिए, संघवाद मतलब ये एक भारत है और भारत में कई सारे छोटे छोटे राज्य हैं। ओके, तो भारत राज्यों का संघ है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में जो पावर का डिवीजन है वो हुआ है, और ये हमने
कनाडा से लिया है कि ये स्टेट ये काम करेगा, सेंट्रल ये काम करेगा। जैसे बात आती है डिफेंस की, बात आती है कम्युनिकेशन की, बात आती है फॉरेन पॉलिसी की, ये केंद्र के पास रहेंगे। उसी तरह बात आती है पुलिस की, बात आती है एग्रीकल्चर की, और भी कई तरह की बातें हैं, बात आती है एजुकेशन की, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेंगे। कहने का मतलब है कि केंद्र और स्टेट अपने पावर में बटे हुए हैं। तो हमको इस चैप्टर में यही जानना है कि केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और इनका स्ट्रक्चर क्या क्या है। अर्थात सेंट्रल के पास कौन सा पावर है, स्टेट के पास कौन सा पावर है। कभी कभी सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो इस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन क्या है। तो इस तरह की तमाम तरह की बातें हैं जो कि फेडरलिज्म में पढ़नी है, और हमें यह भी जानना है कि हमारी जो यह फेडरल सिस्टम है वह दुनिया के किस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, और कैसे अमेरिका में भी फेडरलिज्म है, बट अमेरिका में टेक्सास जैसे स्टेट्स को आजाद होने का अधिकार है, बट भारत में उत्तर प्रदेश कहे कि हम भारत से आजाद होना चाहते हैं, तो ऐसी सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। तो हमें यह जानना है, क्या जानना है, कि दुनिया में जो अन्य जगह पर जो फेडरलिज्म सिस्टम है उससे हम कैसे अलग हैं, और हमारे फेडरल सिस्टम की क्या विशेषता है। आईएएस में खूब सारे पीटी के सवाल आते हैं कि ये आर्टिकल किससे जुड़ा है, किस तरह से रिलेटेड है। मेंस में जो सवाल आते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म के कैरेक्टर बताएं, इंडियन फेडरलिज्म इज हाउ टू डिफरेंट देन कनाडियन फेडरलिज्म या ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म, मेन कैरेक्टर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, डू यू एग्री इन द पीरियड ऑफ कोलिब्रेशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकारों के दौर में फेडरलिज्म एक डिफरेंट रूप में आता है, या फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट रहती है तो एक दूसरे रूप में आता है। कहने का मतलब है कि ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी, और यही सारी बातें पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंसेप्चुअल चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। पीटी के फैक्ट हो या मेंस के फैक्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ओके करिए, क्या ये बात समझ में आ गई? ओके करिए। ओके, इंडिया इज सेमी फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर। आशीष जी, मैं एक बात बता दूं, सेमी फेडरल जो है ना, ये शब्द एक विचारक हैं केसी वेयर, उनका है, लेकिन जब आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसमें अर्ध संघात्मक या सेमी फेडरलिज्म जैसे शब्द नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म शब्द ही है। कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने के बाद अलग अलग एक्सपर्ट लोग अलग अलग तरह के कमेंट देते हैं। तो चूंकि वो बहुत बड़े विचारक हैं और उनकी बातों को कहा गया है, बट सेमी फेडरलिज्म इज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द रियल वर्ड इज फेडरलिज्म। द वर्ड सेमी फेडरलिज्म इज गिवन बाय केसी वेयर, ए एक्सपर्ट या एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। वो अलग बात है कि उन्होंने ये बात क्यों कही, इसकी चर्चा भी हम करेंगे या कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? ओके करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर का मतलब होता है, अच्छा मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी, जो भी हो, जेंडर का मतलब होता है लिंग, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, और कास्ट का मतलब होता है जाति। जेंडर तो नहीं, बट रिलीजन एंड कास्ट दो ऐसे मुद्दे हैं, सच कहा जाए तो इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम को इफेक्टेड करने वाले जो मेजर एलिमेंट है वो यही है। कास्ट के बेस पर पॉलिटिकल पार्टी बनती है, कास्ट के बेस पर जो उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो डिसाइड होते हैं, कास्ट के बेस पर ही मिनिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और भी कई तरह की बातें। रिलीजन, हिंदुज्म एंड मुस्लिम्स किस तरह मुद्दे हावी हैं, ठीक उसी तरह पंजाब में चले जाए सिखिज्म हावी है, महाराष्ट्र में चले जाए बुद्धिज्म हावी है, साउथ में चले जाए तो क्रिश्चियनिटी हावी है। तो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां के सोसाइटी में रिलीजन और कास्ट अपना मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले न करते हो। उसी तरह भारत भी है। तो हम बात करेंगे, और इससे तो हर साल क्वेश्चन आता है,
what is the role of caste in Indian politics, what is the role of caste in democratic politics, what is the role of caste in the mobilization of caste, what is the role of caste in the empowerment of society। कहने का मतलब है समाज के वर्गीकरण में, समाज के सशक्तिकरण में, समाज के पहचान में, समाज के वंचित वर्गों को आवाज देने में, समाज को जोड़ने में और समाज को तोड़ने में जाति की भूमिका क्या है। The word caste is not mentioned in our constitution। जाति शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर कोई एक चीज जो हर जगह घुसी रहती है वो है जाति। हर जगह घुसी रहेगी, इनविजिबल वॉल कहते हैं। एक यूरोप के वैज्ञानिक ने बात कही है, द इंडियन कास्ट सिस्टम इज इनविजिबल वॉल। पुरुष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है जाति, और लेडी के लिए, बुरा मत मानिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है फेस। जेंडर में पुरुष के लिए कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है और लेडी के लिए फेस। फेस में बहुत तरह के एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक आप लोग इतने समझदार हैं कि फेस में जब हम बात करते हैं तो मैं क्या कहना चाहता हूं। एक फेस में से ही पता चल जाता है जेंडर क्या है। मतलब फेस में भी, वुमेन्स में भी कई तरह के फेस की कैटेगरी है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसी तरह है रिलीजन। रिलीजन भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भारत के लिए, बट भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कास्ट। आप कहीं चले जाइए, आपका कास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इनविजिबल वॉल्स है, हर जगह आपको मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में, 10 लोग के बीच में रह रहे हैं, किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, हर जगह आपको एक्टिव मिलेगा। तो ये बात आप मानते हैं या नहीं? आवर कंट्री इज बीइंग, बिल्कुल कास्टिज्म इज बिगेस्ट फैक्टर ऑफ इंटेलेक्चुअल, एम आई राइट? ओके, बिल्कुल सही बात है। अब आता है पॉलिटिकल पार्टी। जिस देश में, ध्यान से सुनिएगा, 1000 से ज्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हो, 300 से भी ज्यादा राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल अप्रूवल हो, और लगभग 50 से ज्यादा क्षेत्रीय दल रीजनल पार्टी हो, और लगभग 5 से ज्यादा नेशनल लेवल के पार्टी हो, इन सारे पॉलिटिकल पार्टियों का बेस कहीं ना कहीं इंडिया के सोसाइटी के कुछ इश्यूज होते हैं। वो इश्यूज कौन कौन होते हैं? वो इश्यूज होते हैं क्या? कहीं आइडियोलॉजी हो गई, कहीं जाति हो गई, कहीं एरिया हो गया। जैसे कश्मीरियत, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। थोड़ा आज और आ जाइए पंजाब में अकाली दल सिखवाद के ऊपर है। थोड़ा सा और आ जाइए पंजाब के नीचे हरियाणा, वहां के जो क्या नाम है, चौटाला जी की पार्टी, वो भी जाति के ऊपर। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, ये 3 अलग अलग पार्टियां हैं, तीनों के मुद्दे। बिहार में चले जाइए, नीतीश बाबू की जनता दल यूनाइटेड, लालू जी की राष्ट्रीय जनता दल, और भी कई तरह की पार्टियां। उसी तरह आप चले जाइए झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड में उड़ीसा बीजू जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, द्रुमुक, अन्ना द्रुमुक। महाराष्ट्र में आ जाइए तो एनसीपी, शिवसेना। इस तरह की जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें इस चैप्टर में यही जानना है। क्या जानना है? हमें जानना है कि इस पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका कैसे कैसे है। कहने का मतलब है इस पॉलिटिकल पार्टी का बेस क्या है, इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडिया क्या है, और फिर हम जानेंगे कि लोकतंत्र में किस प्रकार पॉजिटिव और किस प्रकार नेगेटिव रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। हमारे समाज में एम्पावरमेंट का भी श्रेय पॉलिटिकल पार्टी को, देश को जोड़ने का भी श्रेय पॉलिटिकल पार्टी को है, और देश को तोड़ने का भी श्रेय पॉलिटिकल पार्टी को है। याद करिए, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां, उन्होंने देश को तोड़ा। पंजाब में भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने खालिस्तान आतंकवाद को जोड़ा। ठीक उसी तरह आप इधर बिहार में चले जाइए, खूब जातिवाद को बढ़ावा दिया। उत्तर प्रदेश में भी खूब जातिवाद को बढ़ावा दिया, और जातिवाद के वर्चस्व को तोड़ा भी। एक वर्ड आता है सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय, देसी भाषा में बोले तो जातिवाद की समाप्ति। बहुत शानदार चैप्टर है,
और इसमें इतना आनंद आएगा पढ़ने पढ़ना कि क्या होता है कैसे होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे इतनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनकी आइडियोलॉजी ये है, इतना रोल प्ले करते हैं वगैरह। मतलब यहाँ तो थ्योरी, बट हम पढ़ाएंगे आपको प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब जो राज्य में हो रहा है, जो देश में हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है। फिर उसके बाद आता है लोकतंत्र के परिणाम। तो भाई आज लोकतंत्र के क्या परिणाम है? आज जो कुछ भी आप भारत में देख रहे हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का मुद्दा हो, चाहे वो कुछ अन्य और भी कोई भी इशू हो, तो ये माना जाता है ये सारा कुछ डेमोक्रेसी के परिणाम है। लोकतंत्र के परिणाम क्या है? सबको अधिकार मिले हैं, सबको एजुकेशन का राइट मिला है, सबको छूट मिली है, सबको फ्रीडम मिला हुआ है, सब कहीं भी जाके रह सकते हैं, बच सकते हैं, और भी कई तरह की चीजें हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो इस डेमोक्रेसी के अंडर में ही सक्सेसफुल हुई हैं, जो कि पहले कास्ट इतना हावी था, रिलीजन इतना हावी था, सोशल बैरियर्स इतने हावी थे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो 10th क्लास की एनसीईआरटी जो कहती है वो यही कहती है। अब बात आगे करते हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी की। उसमें जो हम लोग बात करते हैं, इसमें कुल 10 चैप्टर हैं। क्या नाम है इसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थ्योरी एंड बिहेवियर। कहां गया? हाँ, ये है। जो पहला चैप्टर है वो है भारतीय संविधान। यहां जो पढ़े हैं उसी का एक बृहद रूप है। दूसरा चैप्टर है राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव व प्रतिनिधित्व। आगे है एक्सिक्यूटिव, कार्यपालिका। फिर है लेजिस्लेटिव, विधायिका। फिर है जुडिशरी, न्यायपालिका। फिर फेडरलिज्म एंड लोकल गवर्नमेंट। अभी हमने फिर पढ़ा फेडरलिज्म, यहां भी पढ़ना है। फेडरलिज्म मतलब फिर संघवाद, फिर लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट मतलब एक तरीके से दस्तावेज, और फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का दर्शन। इतनी सारी चीजें हैं जो पढ़नी है। देखिए 10 चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें सर नोट्स बेटर होते हैं, सेल्फ नोट्स बेटर होते हैं। विनीता जी सर ने बोला है जरूर देंगे नोट्स, पंकज जी जरूर देंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। कारण क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे लोग, ये देखिए ये मेरा हैंड रिटन है, ये टाइप हो रहा है, आपको दिखा देता हूं। दिख रहा है? ये दिख रहा है? हाँ या ना बोलिए। ये हेडिंग दिख रहा है?
आपको मैंने पहले ही दिखाया था। ये देखिए यूपीएससी के सीट पर लिखा है, देख लीजिए, आप भरोसा रखिए। इतनी मोटी किताब है, कॉपी है, इतने सारे इसमें लगे हुए हैं। थोड़ा टाइप हो रहा है, हिंदी में भी हो रहा है, इंग्लिश में भी हो रहा है, थोड़ा सा सब्र रखिए। क्वेश्चन भी मिलेगा, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। प्रैक्टिस भी आपको कराना पड़ेगा। जो हम पढ़ाते हैं उसके पॉइंट्स भी मिलेंगे कि आप उसको रिवीजन कर सके। बट मैं अभी भी कहूंगा, सेल्फ नोट बनाने के पहले आप बुक्स जरूर पढ़ें। बुक्स आपके पास होना चाहिए। नोट्स तो इस बुक्स में, इस पेज पे क्या लिखा है उसको दोहराने के लिए, बट बुक्स को पढ़ के अंडरलाइन करना, इसके फैक्ट को बुक पर ही लिखना और बार बार बुक्स को पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भरोसा रखें, मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं जहां पे बोलता कुछ और हूं, करता कुछ और हूं, ऐसे नहीं है। पढ़ाना है तो दिल से पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाइए, ठीक है। बच्चों से कभी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, तो आप थोड़ा सा भरोसा रखिए, ओके, निश्चिंत रहिए। तो जी सर थैंक यू, मैं डेली आपके पढ़ने के बाद पढ़ता हूं, बिल्कुल सब मिलेगा जी। तो इसमें आपको जानना है, जैसे पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का संविधान के बारे में। फिर वही बात, संविधान कब बना, कैसे बना, किस तरह बना, किस रूप में बना, वगैरह वगैरह। फिर राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के कुछ अधिकार, उनके बारे में जानना है। फिर इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन, मतलब किस तरह, कैसे और किस रूप में हमारे चुनाव होने हैं या होते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, मतलब केंद्र की कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका। लेजिस्लेटिव का मतलब विधायिका, अर्थात किस प्रकार हमारे यहाँ विधायिका काम करती है, कानून कहाँ बनता है। जिस तरह लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों में विधानसभाएं हैं। जुडिशरी, हमारे देश में 3 स्तर की न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल लेवल पर। कुछ अन्य भी जुडिशरी है, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता न्यायालय, इन्वायरमेंट के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल, और भी कई तरह की चीजें। फिर फेडरलिज्म, जैसे मैंने अभी बात कही, फेडरलिज्म का मतलब संघवाद। संघवाद का मतलब एक ऐसा संघवाद या एक ऐसा व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन है अन्य और चीजों का, तो ये हो गया संघवाद। फिर लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज, नगर निगम, इस तरह की व्यवस्थाएं। फिर दस्तावेज, कैसा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का दस्तावेज। और फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दर्शन, क्या है हमारी फिलॉसफी, भारत के प्रमुख विचारकों ने क्या क्या कहा है, कैसे कहा है, किस तरह का है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर मैं इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर साल क्वेश्चन आता है। मैंने इसके लिए एक अलग किताब ही खरीद ली, इतनी मोटी, देखिए आप, भारतीय संविधान और दर्शन, ये दिख रहे हैं, ये अभी तक की जितनी एक्टिविटी हुई है सब इसमें शामिल है, ये दिख रहा है। ये है फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी किताब पढ़ने के बाद तब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तब मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूं कि देश में क्या, कैसे, किस तरह, किस प्रकार की संरचना चल रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, या ये कहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, जिसके बारे में आपको जानना होगा, या जिसके बारे में जानना आपका कर्तव्य बनता है। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में इतना ही सारी चीजें हैं। अब आते हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी या 12th क्लास के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र
निर्माण की चुनौतियां। दूसरा चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंसी। DOMIN। एक दलीय राजनीति का वर्चस्व या प्रभाव। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। नियोजित विकास की राजनीति। फिर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशनशिप। विदेश संबंध। फिर उसके बाद से है कांग्रेसी सिस्टम। कांग्रेसी सिस्टम के बाद द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। लोकतंत्र का संकट ही कह लीजिए। फिर लोकतंत्र के संकट के बाद रीजनल पार्टी एंड रिसेंटली डेवलपमेंट। क्षेत्रीय दल और रिसेंटली डेवलपमेंट का मतलब हो गया ज्वलंत विषय जो भी, या ज्वलंत विकास, या इसमें जो कुछ भी संविधान संशोधन होते हैं वो शामिल होते हैं। अब इतनी सारी पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में। चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं। अगर आप देखें, बंगाल में समस्या आ रही है, कश्मीर में समस्या आ रही है, ठीक है। इसी तरह मराठी मानुष का कुछ मुद्दा है, बिहार में जातीय विवाद, उत्तर प्रदेश में जातीय विवाद, ये सारी, यहाँ पर नक्सलवाद, फिर उसी तरह आतंकवाद, नक्सलवाद, देश विरोधी विचारधारा वाले टुकड़े टुकड़े गैंग वगैरह वगैरह वगैरह। ये कौन कौन हुए, यही पढ़ना है। राष्ट्र निर्माण में चुनौती, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, अर्थात आपके देश में जो ये एक भारत का राष्ट्र है, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे वो अलग अलग मुद्दे हों जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं, वो सब कुछ राष्ट्र निर्माण के चुनौतियों में शामिल है, या राष्ट्र निर्माण के चुनौती देने वाले एलिमेंट्स में, चैलेंजेज, नेशन बिल्डिंग चैलेंजेज में इन्वॉल्व। दूसरा है एक दलीय पॉलिटिकल पार्टी। नेहरू जी के बाद जो कांग्रेस का वर्चस्व रहा, और कांग्रेस से जो पॉलिटिकल पार्टियां टूट टूट के बनती रही, दो पार्टी बनी, दो लोगों के सांसद से बनी थी जनता पार्टी, आज वही भारतीय जनता पार्टी के नाम से आपके सामने। तो इस देश में पॉलिटिकल पार्टी का डेवलपमेंट होता रहा। कांग्रेस पहले पूरे देश में थी, फिर कांग्रेस का पतन हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा भी है। इस इलेक्शन में कांग्रेस एक बेहतर रिप्रेजेंट भी करती रही, और भी कई तरह की चीजें हैं। तो मतलब एक दलीय पॉलिटिकल पार्टी का क्या अतीत रहा है, क्या हिस्ट्री रहा है, प्रेजेंट क्या रहा है, और इन दिस टाइम किस प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारे देश में हो रही है। इसी से जुड़ा हुआ ये भी चैप्टर है कि रीजनल पार्टी
इनका ओरिजिन अच्छा है या बुरा है, इनका ओरिजिन सही हुआ या गलत हुआ, इनके ओरिजिन से जुड़ी हुई और भी कई तरह की बातें जो कि रीजनल पार्टी से जुड़ी हुई है। ठीक उसी तरह देश में कई बार क्राइसिस भी आया, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगी, स्टेट गवर्नमेंट को डैमेज किया गया, कभी कश्मीर में हुआ, कभी नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो कभी कुछ होता है। तो डेमोक्रेसी के ऊपर कई बार संकट भी आए, इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में एक कांग्रेसी सिस्टम चलता है, इसको एक भारत के बहुत बड़े विचारक कहते हैं। मैं आपको उनकी किताब भी दिखाता हूं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये है उस विचारक का नाम, रजनी कोठारी। देखिए, दिख रहा है, किताब का नाम भारत की राजनीति। इसको कहते हैं सब सरकारी व्यवस्था में घुस दो और एक काम होता है, खाओ और खिलाओ। इसी को ये लोग कहते हैं कांग्रेसी सिस्टम। सारे ब्यूरोक्रेट्स पैसा लेते हैं, काम करते हैं। मतलब कांग्रेस ने एक देश में हायरार्की बनाई, हर जगह चढ़ावा चढ़ाओ, काम कराओ, काम कराओ, इसलिए इसको कांग्रेसी सिस्टम कहते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा भी छेड़छाड़, परिवर्तन, ज्यादा सख्ती करेंगे, लोग आपको वोट नहीं देंगे। ये बात खुल के लिखते हैं कि इस देश में कांग्रेसी सिस्टम मतलब सत्ता ही भ्रष्टाचार करती है। जो आपकी सत्ता है, पुलिस आपको तंग करेगी, जुडिशरी आपको तंग करेगी, सरकारी बाबू आपको नियम कानून में फंसाएंगे हर जगह। तो ये कांग्रेसी सिस्टम की देन है। कांग्रेसी सिस्टम का मतलब यहां पर नेहरू जी या इंदिरा गांधी नहीं, एक सिस्टम बन गया है जिसको कांग्रेस ने बनाया और जो आज तक चल रहा है। शानदार। इसको पॉइंट्स में पढ़ते हैं। क्या है? धन बल, बाहुबल, जातीय बल, पैसे का प्रभाव, मतलब मनी फैक्टर, जेंडर फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह इन्वॉल्व है, किस तरह एक्टिव है, वो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक। प्लान डेवलपमेंट, मतलब प्लान डेवलपमेंट का मतलब एक तरीके से हमारे देश में प्लान डेवलपमेंट में 5 ईयर प्लान चले, फिर समय के साथ प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया, नीति कमीशन खत्म बनाया गया, और भी कई तरह की चीजें। फिर है एक्सटर्नल रिलेशनशिप, नेहरू जी से लेकर के मोदी जी तक भारत की फॉरेन रिलेशनशिप के क्या क्या डायमेंशन है। कल यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर फिर हमारे पीएम साहब बैठे हैं, कुछ बातचीत भी हुई है, और भी कई तरह की बातें। और जो अभी क्या क्या हुआ है, जैसे सीआरपीसी बदला गया, नया नागरिकता कानून लाया गया, ट्रिपल तलाक के ऊपर बैन लगाया गया, 110 कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हो चुके हैं, और भी कई तरह की बातें। तो ये आपका पूरा पॉलिटी का सिलेबस है, या ये कहिए ये आपके पॉलिटी का पूरा स्ट्रक्चर है। अब हम जो थोड़ी सी दो बात फिर कहने वाले हैं, वो आप थोड़ा सा यहां ध्यान रखिए कि ये जो पॉलिटी है इसका क्या रोल है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट NCERT क्लास 6 से 12। कोई भी एक पॉलिटी की बुक ले लीजिए या फिर नोट्स ले लीजिए। इसका क्या रोल है? प्री में लगभग 20 प्रश्न आए हैं पॉलिटी से। मेंस की बात करें तो GS2 का पूरा सेक्शन इसी से जुड़ा हुआ है। एसे की बात करें तो एक एसे में आपकी ये थॉट बनाता है, एसे में आपकी यह समझ बनाता है, एसे में आपका नजरिया बनाता है, और इंटरव्यू में भी 60 से 70% का रोल प्ले करता है यह एरा। कहने का मतलब ये प्री का रोल इसका इतना है। मेंस में GS2 का पूरा स्ट्रक्चर है, एसे का रोल प्ले करता है और इंटरव्यू का रोल प्ले करता है। हमारा आपका संबंध यहां तक है, इसके आगे भी जाएंगे। हमारे आपके रिलेशनशिप में 20 क्वेश्चन में से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से आए हैं, चाहे ये किताब हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो,
चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इसी के ऊपर ये डिपेंड है, फिर ये है, फिर ये है। कहने का मतलब है अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप यहां हैं, धीरे धीरे आप टॉप पर खुद पहुंचेंगे। ये है एनसीईआरटी का रोल। क्या कोई और प्रश्न है? क्या कोई और जिज्ञासा है तो आप पूछिए। मैं अब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। सर मुझे आपसे एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आप क्वेश्चन कनेक्ट करते हैं टॉपिक से। धन्यवाद जी। आशीष जी धन्यवाद, धन्यवाद। 1 ईयर मी टोटल। तरुण जी सर थैंक्स, डिस्कसिंग सिलेबस एंड डिटेल। सर 11-12 क्लास की बुक 2 पार्ट में है, दोनों पढ़ना पड़ेगा। सर क्वेश्चन वगैरह वो भी मिलेगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी, सारी चीजें मिलेंगी। कोई और प्रश्न है पूछ लीजिए। नेक्स्ट डे चैप्टर स्टार्ट होगा 7th क्लास की एनसीईआरटी कम्युनिकेशन। कोई और सवाल जो आप लोग पूछना चाहे? सर दोनों मिलके आपने दोनों के एक एक पार्ट बताए। सर 11-12 क्लास की बुक 2 पार्ट्स में है ना? बिल्कुल है, दोनों मिला दिया मैंने। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। नहीं जी मिलन जी, और सब क्लास चालू होगा? बिल्कुल होगा अमीशा जी। नो सर जो सिलेबस आपने पॉलिटी का बताया है सर वही यूपीएससी के लिए पढ़ना है। बिल्कुल सिया जी, अभी देखिए ना मैंने आपको बताया तो यूपीएससी में प्री का रोल अलग है, मेंस में थोड़ा सा आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। यहां मान लीजिए आप हमारे साथ 60 घंटे दे रही हैं तो मेंस में आपको 60 घंटे और देना पड़ेगा। सर आप हिस्ट्री की भी क्लास लेते हैं? बिल्कुल, हिस्ट्री पॉलिटी मैं भी पढ़ाऊंगा, शायद इकोनॉमी में भी पढ़ाऊं, बाकी अन्य और एक्सपर्ट पढ़ाएंगे। सर बुक आप यहां से मिलेगी, यहां नोट्स मिलेगा, बुक्स आपको लेना पड़ेगा। सर मैं आपके दिए हुए हर क्वेश्चन को करता हूं, बहुत अच्छी बात है। सर क्लास के पहले रीड करना ही, बुक के बाद में। पहले रीड करके आए शिवाजी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और बाद में रीड करेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो मेरे ख्याल से मेरे पढ़ाने के 10 मिनट तो लगते हैं, 2 चैप्टर आप खुद पहले पढ़ के आए। सर आपने दोनों बुक के एक एक ही पार्ट बताए हैं। रोहित जी और बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली वो हिस्ट्री में भी इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने यहां उसको नहीं बताया। सर पीडीएफ से रीड कर सकते हैं? नहीं आरती जी, मैं कहूंगा पीडीएफ से रीड मत करिए, बुक को रखिए, बुक का प्रिंट आउट, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। कारण क्या है ना कि आपको कॉपी पे लिखना है, और कॉपी पे बुक ना हो तो बुक का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आज के टाइम में तो निकालना पड़ेगा ना। नेक्स्ट डे क्या होगा मैं अभी बता देता हूं। मेरे हिसाब से चूंकि एग्जाम देना है आपको, अगर आप पीडीएफ से रट सकते हैं तो रट लीजिए, लेकिन आपके टेबल पर तो एटलीस्ट कुछ होना चाहिए। सब कुछ ऑनलाइन आप कर लेंगे तो क्या मतलब होगा? ये एक प्रॉब्लम आती है, बच्चे लोग पूछते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ लें, बट ऑनलाइन आरती जी याद नहीं रहता। बुक पे जो रहेगी, हिस्ट्री कब से होगा? पॉलिटी के बाद हिस्ट्री से होगा। सर मैंने बीए करूं तो मैंने कौन सा सब्जेक्ट जो मेरी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए हेल्प होगी? मुझे लग रहा है कि आप पॉलिटी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी और हिस्ट्री। मेरे पास ओल्ड बुक है, कोई नहीं, नई वाली एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। सारा कुछ नेट पे अवेलेबल है, मेरी टेबल पे है, बिल्कुल होना भी चाहिए। कोई अन्य और सवाल जो आपकी जिज्ञासा से जुड़ा है तो पूछ लीजिए, मैं सबके सवालों का जवाब दे रहा हूं। यस सर, बुक में अंडरलाइन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो जरूरी है भाई, क्योंकि आपको कब कौन से फैक्ट की जरूरत पड़ेगी, बुक का रहना जरूरी है। आफ्टर ऑल आप डिपार्टमेंट में जाएंगे जहां पे मुझे कॉल पर बात करना है। तनु जी बात कर लीजिएगा, रुक जाइए। सर बीए तो मैंने भी किया है, बहुत अच्छी बात। बुक रहना इसलिए भी जरूरी है कि बिल्कुल सही है, बुक रहना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप फाइलिंग को देख सकें। ठीक है, तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। कल जो हम लोग बातचीत करेंगे, कल हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस वाली किताब पर। मैं फिर से लिख देता हूं, क्लास 7th लेंगे और टाइम मिलेगा तो 8 पर भी आ जाएंगे ये। और यहां 2 चैप्टर है, कम्युनिकेशन और मार्केट। कल दोनों खत्म करेंगे और कोशिश रहेगी कल हम 8 क्लास की किताब पर भी आ जाए, तो सॉरी ये वाले पर आ जाए। आई बात समझ में? तो
7th और 8th दोनों लेके चलेंगे। 2 चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो हम इसके ऊपर जाएंगे। टाइम वही रहेगा 4 PM। आप लोग सारी चीजें थोड़ी सी पढ़ के आएंगे, थोड़ा समझ के आएंगे, फिर हमसे खूब सारे सवाल पूछेंगे, हम भी आपको सवाल देंगे एक चीज सोचने के लिए। आज मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, थोड़ा सा आप सोच के आइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। दो सवाल। संविधान क्यों जरूरी है, या फिर नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप करके आइए। इसके ऊपर आपके पास ये होना चाहिए। कल इसी के ऊपर बात होगी। ये आपका होमवर्क है। कहीं से भी पढ़िए, नेट पे पढ़िए, खोजिए, घूमिए, झूमिए, खोज के लेकर के आइए। ओके, ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। उम्मीद है आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी।